अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, मेरी तरफ से पेश की माज़रत। मेरे पीछे कुछ छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो हर घर की बड़ी रौनक होते हैं और बड़ा मैं मैनेज करके टाइम लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। सो कंसीडर द वॉइस सराउंडिंग मी, कि जो मेरे पीछे आवाज़ है। अच्छा जी बच्चे, वक्त ज़ाया नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्लेलिस्ट है जिसमें हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 16 है और इसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस बुक है मौज़म मुगल साहब की। अगर आपके पास ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरे नंबर पे आप रब्ता करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करूंगा। इस बुक में से टोटल 20 क्वेश्चन है। आप 10 क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे से करें, बाकी के क्वेश्चन आप चाहे सिर्फ रीड कर लें तब भी काम चल जाएगा। हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इनकम ऑफ मिस्टर मोहम्मद फयाज फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2024। अच्छा, ये मिस्टर मोहम्मद फयाज से मुतल्लिक़ है। देखो, मिस्टर हो या मिसेज हो, इसका टैक्स से कोई इफेक्ट नहीं पेश आता। 30 जून 2024 ये हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम सबसे पहले नाम लिखते हैं, फिर टैक्स ईयर लिखते हैं, 24 है, टैक्स ईयर एंडिंग लिखते हैं, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस लिखते हैं और कंप्यूटेशन लिखते हैं। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी ये सेक्शन 12 का हिस्सा है और आप जानते हैं कि ये फुली टैक्सेबल होगा। इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में नहीं लिखेंगे। ये जी हम रेड कलर चलो कर देते हैं और बोल्ड भी कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है जी डियरनेस अलाउंस, सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। एफिशिएंसी और नियम ये भी एम्प्लॉयर से मिलता है, एम्प्लॉयर से मिलने वाली सब चीजें टैक्सेबल। रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, हमारे मालिक ने हमारा बिल, घर का बिल पे कर दिया, हमारा एक्सपेंस सेव कर दिया, फायदा हुआ, सेक्शन 12 में टैक्सेबल। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये फुली टैक्सेबल होगा, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर हमारा एम्प्लॉयर तो नहीं है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा सेक्शन 39 में। सो सेक्शन 39 बट फुली टैक्सेबल। कंपनसेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, आपको जॉब से बर्खास्त कर दिया गया, आपकी छुट्टी करवा दी गई, उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिले, ये सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये सेक्शन 12 का हिस्सा है। लेकिन अभी देखना ये है कि सेक्शन 12 का हिस्सा कितना पोर्शन है। मीन्स के क्या ये सारे का सारा पोर्शन है, क्या ये 10% है, क्या ये 5% है, कितने परसेंट है। अच्छा, इसमें आपने नॉर्मल कंडीशन में तो ये करना होता है कि इस 11,50,000 को लिखना होता है इनर कॉलम में। और फिर आप क्या करते हैं कि इस 10% में जो इसके ऊपर बेंचमार्क रेट है 8% डिडक्ट करते हैं और 2% टैक्सेबल करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बताया कि इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड, कि इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे कर दिया गया है। तो अब क्या आपने क्या करना है, 11,50,000 का 10% लेना है, उसमें से जो इंटरेस्ट पेड है वो माइनस करना है, और जो बाकी का पोर्शन है वो आपने टैक्सेबल करना है। अच्छा देखिए, मैंने वक्त बचाने के लिए इसका कुछ पोर्शन सॉल्व किया हुआ है। लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, मैंने ये 11,50,000 लिखा, और इसके ऊपर 10% के हिसाब से जो टैक्स पड़ता है वो 1,15,000 है। जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो 1,04,000 है। और जो सरप्लस अमाउंट है, जो बेनिफिट है जो हमसे नहीं लिया गया, वो 11,000 आउटर कॉलम में टैक्स किया गया है। नेक्स्ट है जी फी पेड बाय, पेड टू टैक्स एडवाइजर। अच्छा, फी पे आपने पेमेंट की है, तो पेमेंट किसी सोर्स ऑफ इनकम की तो नहीं हो सकती, सोर्स ऑफ एक्सपेंस की हो सकती है। और ये जो एडवाइजर को आपने टैक्स पे किया है, ये आपके लिए किसी किस्म की डिडक्शन का बायस नहीं है, ये किसी किस्म के रिबेट का बायस नहीं है, किसी किस्म की इनकम की कटौती का बायस नहीं है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो सर जी, ये दिया क्यों गया था, सिर्फ हमारी महारत को चेक करने के लिए, क्या हमें पता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है जी। इसको आप कह दें नॉट अलाउड। ये एक्सपेंसेस इसलिए दिए जाते हैं कि हम टोटल इनकम में से लेस कर सकें, लेकिन इसको लेस नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है जी लीव इनकैशमेंट, सेक्शन 12।
फुली टैक्सेबल। पीएचडी अलाउंस सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। कैश लोन रिसीव फ्रॉम फादर, लोन एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉयर के अलावा, ये एम्प्लॉयर के अलावा है, ठीक है। हमें वालद साहब से कैश लोन मिला और कितने अमाउंट से मिला, 2 लाख का। लेकिन ये क्रॉस चेक की सूरत में नहीं है, फिर ये टैक्सेबल होगा। लेकिन क्योंकि ये एम्प्लॉयर से नहीं है, तो फिर इस वजह से ये हमारे लिए सेक्शन 39 में जाएगा। अगर क्रॉस चेक में के साथ होता तो 39 में एग्जेम्प्ट होता। ठीक है जी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने हमारा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अब ये एम्प्लॉयर ने हमें नहीं पे किया, इंश्योरेंस कंपनी को पे किया। तो इस 50,000 को आपने किसी जगह पे कोई खाते में नहीं लाना, किसी जगह कोई कंसीडर नहीं करना। अगर आपको इसके बदले में इंश्योरेंस वैल्यू मिलती है, आप बेनिफिट क्लेम करते, तो आप इसको कंसीडर करते, अदरवाइज ये आपके लिए नॉट अलाउड है, किसी भी जगह पे आप इसको प्लेस नहीं करेंगे। कार अक्वायर ऑन लोन, आपने कर्जे पे गाड़ी ली, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल 50 लाख है, लीज रेंटल पेड फ्रॉम ओन सोर्सेज, यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज। प्यारे बच्चों, एम्प्लॉय ने खुद गाड़ी ली है और इंस्टॉलमेंट भी खुद पे कर रहा है, तो उसको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं, चाहे वो ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहा है या बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा है। तो गो के वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, मे बी इसके बदले में एम्प्लॉयर ने उसको सैलरी में कंपनसेट किया हो, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, ये रहेगा तो सेक्शन 12 में, जहां पे ये फुली टैक्सेबल है। अब आप इसको लिखेंगे फुली एग्जेम्प्ट, ये माफ होगा, इसके ऊपर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। हम पेपर में जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी 50 लाख की जो अमाउंट है उसको लिखेंगे, 10 लाख को हम यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे। ट्यूशन फीस ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, 3 स्कूल के बच्चों की ट्यूशन फीस, ये तभी आपने कंसिडर करना है जब ये टोटल इनकम 15 लाख से कम हो। लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी, सो इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। सो आप यहाँ पे लिख देंगे, इसके बदले में नोट लिख लीजिएगा यार, बल्कि आज नोट भी लिखना देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि हम नोट लिखेंगे, तो वो नोट कैसे लिखेंगे वो हम आज के दिन में देखेंगे। इसके बदले में हम इसको यार येलो कर देते हैं, ये येलो कर लेते हैं। ही इज फर्दर प्रोवाइडेड with free furnished accommodation by employer. Mr. Mohammed Fayaz was entitled an accommodation of 95,000 पर मंथ। आप 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे। देन आप उसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। जो अमाउंट दोनों के कंपैरिजन के बाद हायर वैल्यू होगी, उसको आप टैक्सेबल करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, जो दोनों में से बड़ी अमाउंट है वो आउटर कॉलम में प्लेस कर दी गई। अच्छा जी, ही हैज डोनेटेड 2,60,000 टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी को उसने डोनेशन दिया। प्यारे बच्चों, ये जो डोनेशन है, ये हम जानते हैं एवरेज रिलीफ की वजह है। डोनेशन के साथ इंस्टॉलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी एवरेज रिलीफ की वजह है। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, ये भी एवरेज रिलीफ की वजह है। एवरेज रिलीफ के लिए 3 चीजें आती हैं। तो ये जो 2,60,000 है जो उसने डोनेशन दिया पंजाब यूनिवर्सिटी को, इसके ऊपर एवरेज रिलीफ मिलेगी। एवरेज रिलीफ कैसे मिलेगी इसको हम क्वेश्चन में देखेंगे। ही हैज incurred 20,000 ऑन पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर, रीइंबर्स वाउचर हैज बीन सबमिटेड, कि उसको उसने 20,000 के को पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर किए थे और उसके वाउचर उसने जमा करवा दिए। अच्छा, ये जो वाउचर जमा करवाए, ये अब क्या है, इसको प्लेस करेंगे सेक्शन 12 में और एग्जेम्प्ट रहेगा। सेक्शन 12 एग्जेम्प्ट को यहाँ पे लिख देते हैं भाई, जहाँ पे फुली टैक्सेबल है वहां पे आप लिखते हैं फुली एग्जेम्प्ट। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 1,30,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ वन लाहौर यूएसए रिटर्न टिकट। बेटा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, फुली टैक्सेबल होगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, ये एडवांस टैक्स है, 4 लाख। शेयर फ्रॉम एओपी, ये जो शेयर फ्रॉम, अच्छा ये जो एडवांस टैक्स है ना, जब आप एडवांस टैक्स से आएंगे तो उसमें से माइनस करेंगे। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है,
1 लाख, ये टोटल इनकम में ऐड की जाएगी, या आप एक्चुअल इनकम कह लें उसमें ऐड की जाएगी। और इसकी वजह से टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम भी होगा इस क्वेश्चन में। इस डोनेशन की पॉइंट की वजह से एवरेज लीफ आएगा, और शेयर फ्रॉम एओपी की वजह से टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम आएगा। कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 लाख सोल्ड टू मिस्टर मोहम्मद फयाज बाय द एम्प्लॉयर फॉर 1,20,000। उसको 100 वाला 120 में दिया है, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान होगा। इसको आप सेक्शन 12 में लिखेंगे, बट फुली टैक्सेबल की बजाय आप लिखेंगे फुली एग्जेम्प्ट। ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाए। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास बाकी के पॉइंट की, कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। इन तमाम पॉइंट्स को, ये जो यहाँ पे मेंशन किए गए, इन सब के सब पॉइंट्स को यहाँ पे आपने लिखना है। बेसिक डियरनेस, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे वक्त बचाने की खातर जो पोर्शन पहले हमारे लिए इजी हैं, या जो हम लोगों ने ऊपर पॉइंट परफॉर्म किए हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। ट्यूशन फीस जो है वो टोटल इनकम में से, यहाँ से जरा मैं हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आमदनी 15 लाख से कम होती तो हम ट्यूशन फीस को यहाँ पे लेस करते, अदरवाइज आपने लेस नहीं करना। अगर ट्यूशन फीस आप लेस नहीं कर रहे तो यही इनकम आपके लिए एक्चुअल इनकम है। देन उसमें शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऐड कर दें तो ये टोटल टैक्सेबल इनकम है। यहां तक वो पोर्शन है जो आसान है, जो इजी है। अगर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप मेरे नंबर पे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको ये सॉल्व पेजेस सेंड कर दूंगा, आप उसके मुताबिक उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हमारी आमदनी है 36,38,500, और हमने इसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है। फर्स्ट स्लैब 6 लाख, दूसरा स्लैब 6 से ज्यादा 12 से कम, हमारी तो ज्यादा है भाई। 12 से ज्यादा 24 से कम, भाई इससे भी ज्यादा है। 24 से ज्यादा 36 से कम, नहीं यार हमारी तो इनकम इससे भी ज्यादा है। हमारी इनकम कितनी है? 36 से ज्यादा है, और 60 लाख से कम है, क्योंकि ये 36,38,500 थी। अच्छा जी, इस कैटेगरी में इसमें वो क्या कहता है, 4,35,000 फिक्स प्लस 27.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 36 लाख। ये जो अमाउंट एक्सीडिंग 36 लाख है ना, यहां से आपने शुरू कर देना। यहाँ पे आपने लिख देना जी, इनकम टैक्स अप टू 36 लाख। इसको बच्चे आप ऐसा करो, मार्कर से ना करना। अच्छा, ये जो फिक्स अमाउंट है ना जी, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और वो आपके पास फिक्स अमाउंट कितनी है, 4,35,000। यहाँ पे आपने लिख देना है जी, इनकम टैक्स ऑन बैलेंस, कि जो बाकी बचता है ना जी, इसके ऊपर आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, 36,38,500 माइनस 36 लाख, तो आपके पास जो अमाउंट बचती है वो है 38,500। मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको, और मल्टीप्लाई किसके साथ आप कर दें, 27.5 के साथ। इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने से आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और वो है 10588। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है, बल्कि इन दोनों को बल्कि आप ऐड करेंगे, हायर बड़ी वाला चक्कर नहीं होगा। इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा, और ऐड करके जो अमाउंट आएगी उसको आप इनर कॉलम में लिख लें। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम भी आएगा, क्योंकि शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन का पॉइंट मौजूद है। अच्छा, बल्कि हम प्रीवियस काम जरा एक रिकॉल कर लेते हैं, कि हमने टोटल स्टेप्स कितने परफॉर्म करना होते हैं जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप 10 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। एक, ग्रास टैक्स, ठीक है जी, ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा, टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम। तीसरा, टीचर कंसेशन, टीचर या फिर रिसर्चर। चौथा, फॉरेन टैक्स, ठीक है, ये कंसेशन है।
फॉरेन टैक्स के बाद एवरेज रिलीफ, ये पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सातवां पॉइंट, ये जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, उसके बाद सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट आपके पास कौन सा आएगा सेपरेट? वो आपके पास होगा एडवांस टैक्स। अच्छा, यहाँ पे एक एमटीआर भी आएगा, मार्जिनल टैक्स रिबेट, उसको हम डिस्कस करेंगे एक आने वाले क्वेश्चन में। वो मैं पहले आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन नंबर 9 में जाके आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जी नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न, देन एफटीआर फाइनल टैक्स रिजाइम, और 10th पॉइंट नोट। अच्छा, बारी बारी देखें। हर क्वेश्चन में ग्रास टैक्स होगा, ये वाला पोर्शन हमने ग्रास टैक्स किया है। टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम ये तभी होगा प्यारे बच्चों, जब आपके पास क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी मौजूद हो, और इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद है। तो अगर शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद है, तो आप टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे? यहाँ पे आप लिखिएगा टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम, इसका ना मार्कर के साथ आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अच्छा जी सर, मार्कर के साथ लिख लेंगे। फार्मूला सर क्या लिखेंगे, ये मैं बता दें? हाँ, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जी ग्रास टैक्स या टैक्स पेबल कह लें। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल टैक्सेबल इनकम पे, और बेटा जी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किसके साथ? एक्चुअल इनकम के साथ। लें जी बच्चों, इस फार्मूले में ना देखते हैं कि हम डाटा कैसे पूरा करते हैं। ग्रास टैक्स की अमाउंट देखें, आपके पास ग्रास टैक्स कितना है? ये वो अमाउंट है जो अभी तक आपने टैक्स पेबल के तौर पर कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। अच्छा, ये है 445588, डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम जो अभी तक आपने कैलकुलेट की थी वो थी 36,38,500। देन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्चुअल इनकम के साथ। एक्चुअल इनकम वो है जो शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऐड करने से पहले की थी, और वो है 35,38,000। इस फार्मूले को आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके जो अमाउंट आए वो आपके पास है टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम, और अभी तक जो पे करने वाला है वो ही यही अमाउंट है। अच्छा बच्चे, याद रखें, क्या याद रखें कि आपने क्वेश्चन में इन 10 स्टेप्स का ख्याल रखना है। ये हर क्वेश्चन में होगा। ये उस क्वेश्चन में होगा जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी मौजूद हो। टीचर कंसेशन ये उसी क्वेश्चन में होगी जिसमें ये गिवन की जाए, जबकि इस क्वेश्चन में टीचर की कंसेशन नहीं। फॉरेन टैक्स भी उसी क्वेश्चन में होगा जिसमें वो फॉरेन इनकम गिवन करे, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो ये वाला पॉइंट भी नहीं। एवरेज रिलीफ, एवरेज रिलीफ के लिए तीन चीजों का होना बड़ा जरूरी है। डोनेशन का पॉइंट होना जरूरी है, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड का होना जरूरी है, मीन्स कि आपने अपनी को पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की है, और उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट इंस्टॉलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन का होना जरूरी है। इन तीन में से एक पॉइंट मौजूद है और वो डोनेशन का है। हम डोनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले तो आप ये देख लें, जब आपने क्वेश्चन रीड किया था तो आपने डिसाइड कर लिया कि अब हम एवरेज रिलीफ की तरफ जाएंगे, क्योंकि एवरेज रिलीफ का एक पॉइंट डोनेशन की सूरत में मौजूद है। जब आप ये डिसाइड कर चुके हैं तो आप इसका फॉर्मूला पहले लिख दीजिएगा। ग्रास टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ। अच्छा सर, ये
ग्रास टैक्स का तो हमें पता है, आपने जो बताया था, और टोटल टैक्सेबल इनकम का भी पता है। ये जो आपने ऊपर अमाउंट बताई थी ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन सर ये अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ, इससे क्या मुराद है? जैसा कि बेटा जिसके नाम से जाहिर है, ऐसी रकम जिसके ऊपर रिलीफ देने की इजाजत हो। सर इससे क्या मुराद है? देखो हमारे पास तीनों पॉइंट हो सकते हैं, उनमें से ये एक पहला पॉइंट डोनेशन का है, इसको मार्कर से लिखने की जरूरत नहीं। इसको आप डायरेक्ट इसकी अमाउंट को नहीं लिखेंगे, आप इसका कंपैरिजन चेक करेंगे, आप इसकी लिमिट चेक करेंगे, आप इसकी अलाउबिलिटी चेक करेंगे। ये आपने याद रख लेना है क्या, कि जब भी डोनेशन का पॉइंट आएगा तो आप कंपेयर करेंगे किसको, अमाउंट को, या फिर 30% ऑफ एक्चुअल इनकम को। ये भी मार्कर से नहीं करना, इसलिए उसको बोल्डनेस खत्म कर दें। डोनेशन की अमाउंट कितनी है? 2,60,000, या फिर या मैक्सिमम लिमिट 30% ऑफ एक्चुअल इनकम। और हमारे पास क्वेश्चन में जो एक्चुअल इनकम गिवन की गई है वो है 35,38,500 रुपया। आप इनका कंपैरिजन कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास आता है 2,60,000, और जब आप इसका 30% लेते हैं तो हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आती है 1,06,1,550। इन दोनों में से लोअर वैल्यू के ऊपर आपने कंसेशन देना है, और इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू है वो आपके पास है 2,60,000। इसको आप इनर कॉलम में लिख लीजिएगा, और फार्मूले के यहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिएगा। मैं इसको रिपीट करे देता हूँ। एवरेज लीव तीन कामों की वजह से आ सकता है, एक डोनेशन, एक कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, और एक आपके पास पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉलेशन मशीन। इसको सॉल्व करने का तरीका कार ये है कि आप ग्रास टैक्स लेते हैं, क्वेश्चन में जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया था, 4,4,5,588 डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ। हम डोनेशन की अमाउंट को डायरेक्ट कंसेशन के लिए नहीं लेके जा सकते, हमें ये देखना होता है कि जो इसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक रिलीफ की परसेंटेज सेट की गई है, क्या ये उससे कम है? हमने उससे कम रखना होती है। अगर ये उससे ज्यादा होगी तो जो इन दोनों में से लोअर वैल्यू होगी आपने उसके ऊपर कंसेशन लेना है, और दोनों में से लोअर वैल्यू 2,60,000 है। जब आपके पास वैल्यू पुट हो जाए आप फार्मूला सॉल्व कर लें, सॉल्व करके जो अमाउंट आए उसको आप यहाँ से माइनस कर दें। सॉल्व करके आपके पास अमाउंट आ रही है 3,1841। जब आप इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपका आंसर होगा। अगर आप डिफरेंस देखें तो 4,01,501, ये अमाउंट है जो हमारे पास लेस होके आती है। ये अभी तक वो वैल्यू है जो आपने टैक्स पे करना है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने 5 सोर्स को टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट की सूरत में लिखा। उनमें से 2 सोर्स मौजूद थे, एक सैलरी और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डोनेशन, इसमें ट्यूशन फीस का पॉइंट नहीं लेस होगा, शेयर फ्रॉम एओपी ऐड किया। देन आपके पास कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स आया, ये हर क्वेश्चन में, टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम क्योंकि शेयर फ्रॉम एओपी है, एवरेज लीव क्योंकि एवरेज लीव का एक पॉइंट मेंशन किया गया है। अब देखना यह है, क्या इस क्वेश्चन में कोई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पॉइंट मेंशन है? नो। तो वो भी डील नहीं करना, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एडवांस टैक्स, हाँ इस क्वेश्चन में एक पॉइंट एडवांस टैक्स का है, लेस एडवांस टैक्स। अब प्यारे बच्चों जो एडवांस टैक्स है ना वो माइनस करना है, और जो एडवांस टैक्स आपका डिडक्ट किया गया है, सैलरी में से जो डिडक्ट किया गया है वो आपके पास है 4 लाख। वो आप यहाँ से माइनस कर दें। 4,01,501 में से 4 लाख को माइनस कर दें, 1,501। ये आपके लिए आ जाएगा नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न। इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट एफटीआर का नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट मार्जिनल टैक्स रेट से मुतलका नहीं है। यहां तक हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नोट कैसे कैसे लिखेंगे।
अब देखो, हमने बहुत सारे पॉइंट टैक्सेबल किए हैं, बहुत सारे पॉइंट एग्जेम्प्ट किए हैं। ये नोट लिखना जरा जरूरी होता है, 2 नंबर वो दे देता है, इसलिए नोट आपने जरूर लिखने हैं। पहले पॉइंट के हम नोट कौन सा लिखें? मेरे दोस्त, मेरे शहजादे, जो समझ में आए वो लिख दें, कम से कम 5 नोट जरूर लिखें। जैसा कि हम यहाँ से क्वेश्चन दोबारा अगर ऑब्जर्व करें तो हमने क्या क्या किया, कि हमने इस क्वेश्चन में ये जो पहला पॉइंट एक किया ना जी, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसको टैक्सेबल किया है। यहाँ पे आप इसी तरह लिख दीजिएगा जी, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज एग्जेम्प्ट ओनली, कि सिर्फ वो वाला एग्जेम्प्ट है, बाकी सारे के सारे बेटा जी टैक्सेबल है। तो ये एक नोट हो गया। फिर बेटा जी आपने और पॉइंट देख लेने हैं यहाँ पे, ये नॉट अलाउड किया हुआ है, इसी को आप पकड़िएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट अलाउड, ठीक है, इज नॉट अलाउड टू इंक्लूड इन टैक्सेबल इनकम। लें जी बच्चों, एक पॉइंट आपने किया था कि ये जो कार अक्वायर्ड है इसका, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा जी, कार acquired from own sources is not subject to taxable under the head income from salary। अगर तो ये एम्प्लॉयर देता ना, फिर ये हम उसमें टैक्स करते, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट है ट्यूशन फीस, वो हमने कहा था कि जी नोट लिख देंगे। ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन is subject to deduction only if total income is less than 15 लाख, ये 15 लाख से कम। पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में वो क्या कहता है जी, यहाँ से कुछ और देख लें, जैसे कि ये पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं या डोनेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप डोनेशन का पॉइंट लिख दें, एज शेयर फ्रॉम एओपी इज गिवन, एज शेयर फ्रॉम एओपी इज गिवन, सो टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम विल बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट की जाएगी। ले बच्चों, ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था, जिसमें मेन फोकस हमने टोटल इनकम के बाद के पोर्शन का किया है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे हम अपने पास लेक्चर नंबर 17 में। लेक्चर नंबर 17 की यूनिकनेस ये है कि इसमें 5 के 5 सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है, और उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, कि वो किस तरह से हम एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें सिर्फ एवरेज रिलीफ है। और एक नया पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, वो होगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में किस तरह हम कैपिटल गेन को ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में, सॉरी लेक्चर नंबर 17 में, प्रॉब्लम नंबर 7 में डिस्कस किया जाएगा। हाजिर होंगे उस लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।